नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर रहेगी आज की। दिल्ली में आप नेता के घर सीबीआई की रेड हुई है। ये पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताएंगे। तो बिल्कुल इसी बीच वक्फ संशोधन कानून को लेकर बात की जाएगी, जहां पर कल भी सुनवाई हुई और 100 से अधिक याचिकाओं पर आज एक बार फिर से इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा लैंड स्कैम मामले में एक बार फिर से विवादों में हैं और उनसे पूछताछ आज फिर से की जा रही है। बिल्कुल इसी बीच हम बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, जहां पर उनका स्थापना दिवस है और इसको लेकर क्या कुछ पूरे देश भर में तैयारियां हैं, किस तरीके से मनाया जाएगा, इस पर भी एक नजर डालेंगे। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते आज फिर से महागठबंधन की बैठक होनी है। महागठबंधन में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा एक प्रमुख मुद्दा रहेगा और साथ साथ पार्टी में सीट शेयरिंग यानी कौन सी बड़ी पार्टी होगी वो भी अपने आप में एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की, जहां पर सबसे पहले बात की जाएगी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता के घर पर छापेमारी हुई है। बिल्कुल आपको बता दें कि सीबीआई टीम ने दुर्गेश पाठक के घर पर रेड की और विदेशी मुद्रा विनियमन उल्लंघन का ये मामला पूरा का पूरा सामने आया है। बिल्कुल देखिए, आप नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीबीआई की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताई गई है। कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं। आज आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं दुर्गेश पाठक, उनके घर पर ये छापेमारी की गई है। अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी नेता ये माने जाते हैं। एमसीडी में इनको पूरा दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई थी। विधानसभा के चुनाव भी दुर्गेश पाठक ने लड़े थे, लेकिन उसमें हार मिली। लेकिन फिलहाल वो सुर्खियों में है क्योंकि उनके घर पर सीबीआई ने रेड की है और ये विदेशी मुद्रा विनियम उल्लंघन का मामला सामने आया है। यानी जो विदेश से लाया हुआ पैसा है उसको लेकर ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है और उसी मामले पर सीबीआई ने रेड की है। फिलहाल आप नेता जो है वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते। रुक ज्ञान दो इन लोगों को लगा दो। सुनो, रोक तो बोलो दोबारा लाइन रोक दे लाइन। शुरू करें? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का गंदा खेल फिर शुरू हो गया है। पहले भी आम आदमी पार्टी को खत्म करने के हर प्रयास मोदी जी ने, बीजेपी ने करके देख लिया। हमारे सबसे बड़े नेता को जेल में डाला, पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को जेल में डाला, विधायकों पे फर्जी मुकदमे किए, सांसदों पे फर्जी मुकदमे किए, पंजाब के अंदर छापे मरवाए, दिल्ली के अंदर छापे मरवाए। लेकिन हर हालत में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आज फिर उसी तरह की एक नापाक, गंदी, घटिया कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। एक घटिया कोशिश। पार्टी के पीएसी के मेंबर और गुजरात के सह प्रभारी भाई दुर्गेश पाठक जी के घर पे सीबीआई को मोदी जी ने भेज दिया धमकाने के लिए। क्यों धमकाने के लिए भेजा? क्या इसके पीछे की वजह है? सिर्फ एक वजह, क्योंकि पार्टी ने उनको गुजरात की जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कहा कि गुजरात में जाके संगठन मजबूत करो, उस गुजरात में जहां 14% वोट आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था, उस गुजरात में जहां 5 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं,
जैसे ही दुर्गेश पाठक पहुंचते हैं, संगठन की मीटिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, गांव-गांव में कैसे संगठन मजबूत होगा इस बात की कोशिश करते हैं। आज धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी मोदी जी ने। यह है आपका राजनीति करने का तरीका, यह है आपका लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को खत्म करने की कोशिश। ऐसे आप इस देश को चलाना चाहते हैं? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया। दुर्गेश पाठक के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो है वो उतरे हैं। और इसी बीच में आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर सबसे अहम बात आज का मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है वो आपको बताएंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम मामले में आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कल करीब 2 घंटे तक कोर्ट में बहस हुई, जिसके बाद की 100 से अधिक याचिकाओं पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये बहस और ये सुनवाई देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई आज वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर होने जा रही है। ये वही कानून है जिसे सरकार ने अभी अभी पास करवाया है दोनों सदनों से, चाहे वो निचली सदन हो ऊपरी सदन हो, उन दोनों हाउसेस से इसको पास करवाकर राष्ट्रपति के अंतिम मोहर के साथ पूरे देश में इस कानून को लागू किया है। एक पूरी लीगल प्रक्रिया के तहत इस कानून को लाया गया है। एक पूरी जो प्रक्रिया होती है उसको उसके आधार पर पास करवाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने पुरजोर इसका विरोध संसद के अंदर भी किया था, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। यही वजह है कि 232 वोट इस कानून के विरोध में पड़े थे, यानी पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक मंच पर आकर इसका विरोध किया था। और अब फिलहाल मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये ऐसा मामला बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा याचिकाएं किसी एक मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं। 100 से ज्यादा याचिकाएं, इस पर आज फिर से सुनवाई होने वाली है। तो बिल्कुल आपको बता दें काफी अहम मुद्दा जिसको लेकर के कि हमने देखा बंगाल में हिंसा हुई, कई लोगों की मौत भी हुई इस हिंसा के दौरान और कई अलग अलग तरीके की बातें उठते नजर आ रही हैं और कई लोग जो है इसके समर्थन में हैं। अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे तो कई लोग इसके समर्थन में हैं और कई लोग इसके विपरीत हैं। 100 से अधिक याचिकाएं अभी फिलहाल दायर हो चुकी हैं और इन तमाम चीजों को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो पूरी जानकारी अगर आपको देंगे तो कल की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई से जुड़ी रही। कोर्ट ने नए कानून पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और दूसरी बड़ी खबर ममता बनर्जी की यूपी सीएम योगी पर टिप्पणी को लेकर रही। ये तमाम बड़ी बातें जो है वो सामने आ रही हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर बुधवार को जहां पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और आज गुरुवार को भी सुनवाई जो है वो 2 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 जजों के पीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाएगी। अमित शाह ने जवानों की हौसला अफजाई की है। एक और बड़ी खबर अमित शाह के हवाले से सीआरपीएफ का आज 86वां दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर ये हौसला अफजाई की गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश के नीमच में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ को हौसला अफजाई की, उनके जज्बे को, उनके जो कार्यशैली है, वो जो कार्य कर रहे हैं इस देश को लेकर, इस देश की सुरक्षा को लेकर। कोई भी मामला हो, कहीं भी ऊपर नीचे हो, वहां पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है वो तैनात रहती है और हमारे इस देश की लोगों की, यहां पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी करती है। परिवार को बहुत सम्मान सहित मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज यहां आने से पहले सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अलग अलग मोर्चे पर देश की सुरक्षा के लिए दिया है। मैं वो सभी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सैल्यूट कर कर यहां आया हूं और वो सभी 2264 शहीदों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आज देश 2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसमें आपके परिवारजनों के ये बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि देश की आजादी की शताब्दी का स्वर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा, सबसे पहले
ये अमर शहीदों की वीरता की गाथा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमेशा सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। भाइयों और बहनों, मोदी जी की सरकार दूसरी बार बनने के बाद 2019 में हमने निर्णय किया कि सभी सीएपीएफ का स्थापना दिन देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। उसी के तहत आज ये वार्षिक परेड नीमच के अंदर मनाई जा रही है और आज यहां पर सीआरपीएफ के कई जवान, कई कार्मिक, उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकरणों से नवाजा गया है। मैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, सीआरपीएफ का योगदान देश की सुरक्षा से अलग हटकर कोई देख ही नहीं सकता। चाहे कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फैलाने वाले, नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के सामने जूझना हो, चाहे पूर्वोत्तर में शांति प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैनात रहना हो, और सबसे बड़ी बात पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। और मित्रों, मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के हर जवान को एक कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत भूलना कि आपके नए स्वरूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया और सरदार पटेल के ही दिखाए हुए रास्ते पर इतनी लंबी मजल एक गौरवमयी यात्रा सीआरपीएफ ने समाप्त की है। और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सीआरपीएफ इस देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव सीआरपीएफ को प्राप्त है। भाइयों और बहनों, 76 साल के आजादी के इतिहास में कई ऐसे मौके हैं जहां देश की आन बान शान को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा कर रखा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 में चीनी सेना का मुकाबला केवल कुछ चुनिंदा सीआरपीएफ के जवानों ने किया और सबने शहादत हासिल की।
इसलिए देश के सभी पुलिस बल प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाते हैं और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में देश भर के शहीद पुलिसकर्मी और सभी सीएपीएफ के जवानों की स्मृति में चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर इसको हॉट स्प्रिंग की शहादत को गर्व के साथ एक अमर स्वरूप देने का काम किया है। 1965 में कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को शौर्य दिन पूरा देश मनाता है। मित्रों, 2001 में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पर हमला हुआ, इसको भी नाकाम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। 2005 में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, उसको भी निरस्त करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया और मंदिर को सुरक्षित रखा। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वो अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी दुर्दांत नक्सली भी जब उनको समाचार मिलते हैं कि कोबरा के जवान उनकी ओर गति से बढ़ रहे हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा शौर्य का परिचायक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बनी है। मैं आज इस मंच से 86वीं परेड के दिन पर कोबरा बटालियन के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। सीआरपीएफ के बगैर ये संभव नहीं है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के अंदर शांति बनाए रखनी हो या हर चुनाव को बहुत। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश से इस वक्त अपना संबोधन कर रहे थे सीआरपीएफ से जुड़ा कार्यक्रम, क्योंकि उनका स्थापना दिवस भी है और उसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पहुंचकर उनका हौसला भी बढ़ाया। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, बड़ी बैठक। इसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर ही ये बैठक हुई है। संगठनात्मक फेरबदल और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चर्चा हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 20 अप्रैल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन 4 राज्यों के अध्यक्षों द्वारा जो है यहाँ पर बैठक की गई और दिल्ली में पीएम मोदी के नेतृत्व में एक अहम बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं, जहां पर आपको तस्वीर भी दिखाएंगे इस बैठक की जो सामने आ रही है, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा जो कि इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, और साथ ही साथ नितिन गडकरी वो भी यहाँ पर इस मीटिंग में शामिल है। तो आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव बहुत जल्द हो सकते हैं और 20 अप्रैल को ये चुनाव हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने पहले भी चर्चा की, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विद इन द पार्टी कुछ बड़े चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है। अब क्या जेपी नड्डा को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर काम करने का, क्योंकि शीतल अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हम इस साल की बात करें तो बिहार में चुनाव होने हैं, उसी के साथ साथ गुजरात में भी चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। इन तमाम चीजों को लेकर कैसे संगठनात्मक बदलाव किए जाएं
और भारतीय जनता पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है भारतवर्ष की, और अगर हम विश्व भर की भी बात करें तो किस तरीके से काम किया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ संदीप गोयल एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। संदीप, हमने सुबह भी चर्चा की थी, एक बार फिर से बताइएगा इस हवाले से कि दिल्ली में जो पीएम आवास पर इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, क्या कुछ मुद्दे रहे, और जहां पर आपने बताया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बातें उठ रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो सकते हैं, और क्या कुछ चर्चाओं का विषय रहा है इस पूरी मीटिंग में? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है कल पीएम आवास पर हुई, जिसमें हम देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े चेहरे जो है बैठक में शामिल थे, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, चाहे फिर जेपी नड्डा हो, तमाम जो लोग थे इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। और उसके बाद ये बातचीत जो है कहीं ना कहीं की जा रही है कि आखिर कैसे अब जो है राष्ट्रीय जो हमारा अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, और इसको लेकर कैसे वोटिंग प्रक्रिया की जाएगी, कैसे चुनाव होगा। क्योंकि जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है राष्ट्रीय अपने जो होगा उसका चुनाव कराना चाहती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और उसमें क्या कुछ भूमिकाएं रहने वाली हैं, कौन कौन चेहरे हो सकते हैं शामिल जिनको इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये कहते हुए भी सुनाई दिया गया कि इस बार जो वोटिंग होगी उसमें कोई भी जो है दावेदारी कर सकता है। जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के वो दावेदारी कर सकते हैं, और जितने भी बड़े कार्यकर्ता या नेता पार्टी के हैं उनको वोट करने का अधिकार मिलेगा। यानी कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो वोटिंग होगी वो बहुत महत्वपूर्ण हो रही है पार्टी के लिए, और इसको बीजेपी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को ये दिखाना चाहती है कि कोई भी पार्टी में जो पद है वो जो है वोटिंग की प्रक्रिया या फिर चुनाव के तहत ही कर सकता है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन संदीप, जो है किसी की क्या सामलात नहीं है। क्या कोई दावेदार है, क्या कोई ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर उड़ रही है बाहर से, ऐसी कुछ खबर आ रही है कि कौन दावेदार हो सकता है, कौन ऐसा नाम हो सकता है? क्योंकि संगठन में मजबूती या संगठन में पकड़ होना एक बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा चेहरा होगा जिस पर दाव लगाया जा सकता है कि कौन कौन किसके ऊपर दाव लगाया जा सकता है, ये सब गोपनीयता इसमें अभी जो है बढ़ती जा रही है। हालांकि जिस तरह से बिहार में चुनाव है और उसके बाद यूपी में इलेक्शन होने हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए भी पार्टी कुछ ऐसे चेहरों को आगे कर सकती है जो है बिहार या यूपी से ताल्लुकात रखते होंगे, या फिर कहें कि उनका वहां पर ज्यादा जो है समर्थक वहां पर हो सकते हैं, या कहें कि पार्टी की स्थिति वहां पर मजबूत कर सके। ऐसे भी नाम जो है निकल कर सामने आ सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों हमने ये भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़े चेहरों से सुनते हुए देखा कि क्या अगर कांग्रेस अगर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है तो फिर वो एक परिवार से लाती है या फिर अपने किसी सिलेक्टेड लोग को ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। लेकिन बीजेपी है और बीजेपी इस काम को वोटिंग के जरिए कराना चाहती है, तो उसी को लेकर अब बैठकें हुई हैं। और ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर कौन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसा कहा जा रहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है इस तरह की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन जो अंदर से जानकारी निकल कर आई उसमें कहा जा रहा है कि 20 तारीख जो है हो सकती है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है निकलकर नाम जो है सामने आ सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ राज्यों के भी अध्यक्षों को चुना जाना है, कुछ राज्यों को भी जिम्मेदारी दी जानी है। हालांकि संदीप, ऐसा पहली बार कुछ सालों में देखने को मिला है जब बीजेपी जो जाति समीकरण है उसका भी ध्यान रखती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जब मुख्यमंत्री चुने गए या उसके बाद अन्य राज्यों में जो नियुक्तियां हुई हैं, अब जाति समीकरण भी देखा जा रहा है, राष्ट्रपति से लेकर बाकी अन्य मामलों तक। क्या वो भी देखिए, बिल्कुल सभी समीकरणों को बैठाने का काम बीजेपी करती आई है, और हम देख रहे हैं कि ज्यादातर क्या है कि दलित समुदाय से जुड़े हुए लोगों को पार्टी ने हमेशा जो है बढ़ाने का काम किया है, और उसी को अब जो है आधार मानकर पार्टी चल रही है। क्योंकि हमने ये भी समझने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनावों में किस तरह से जो है पार्टी का वोट प्रतिशत या कहें कि कुछ सीटें जो घटी वो जो है जो समर्थक थे, या कहें कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अंबेडकर का जो है सहारा लिया, या कहें कि संविधान बचाओ की बात करते हुए जो है वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम किया था, तो अब बीजेपी उसको साधना चाहती है या कहें कि उसको अपने साथ खड़े रखना चाहती है। तो ऐसे में पार्टी यह भी जो है सोच समझकर आगे बढ़ना चाहती है कि कोई दलित चेहरा या फिर कहें कि कोई ऐसे लोग जो है इस तरह के समाज से जुड़े हुए होते हैं उनको जो है पार्टी मुख्य चेहरा बना सकती है। ओके, ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। संदीप गोयल यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक संगठनात्मक मीटिंग हुई है और कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर हम प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कांग्रेस पार्टी के एक नेता रॉबर्ट वाड्रा की बात करेंगे। तो लैंड स्कैम का आरोप उन पर है और ईडी जो है उनसे लगातार पूछताछ कर रही है।
गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में वाड्रा से आज एक बार फिर से पूछताछ होगी और कल की तस्वीरें जो सामने आई उसमें साफ देखा गया कि प्रियंका गांधी जो कि उनकी धर्मपत्नी है वो भी वेटिंग रूम में उनका इंतजार करती रही कि आखिरकार कब ये पूछताछ खत्म होगी और वो उनके साथ जो है वो घर वापस लौटेंगी। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर फिलहाल निशाना भी साधा है। उन्होंने इस पूरे मामले को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फंसाया जा रहा है, फंसाने का काम किया जा रहा है। कहा यह बीजेपी का राजनीतिक प्रचार है और हमको सीधे सामने रखा जा रहा है, हमको टारगेट करके बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है। लेकिन जब कार्रवाई करती है, ईडी जब आगे बढ़ती है तो उसके पास कोई तर्क होते हैं, ईडी के होते हैं। उन तथ्यों के आधार पर ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। इस समय पर विपक्ष ने बीजेपी पर या वर्तमान सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि अब बीजेपी जो है इनका दुरुपयोग कर रही है और इसी के चलते ये हो रहा है। फिलहाल इस वक्त बड़ी एक आ रही है ईडी दफ्तर में। रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त पहुंच चुके हैं क्योंकि आज उनकी सुनवाई के बाद क्या निकल कर आएगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। इस दौरान अभी फिलहाल अगर अपडेट करेंगे तो वो वहां पर पहुंच चुके हैं और लैंड स्कैम मामले में आज फिर से उनसे पूछताछ होगी। लेकिन उससे ठीक पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े सवाल उठाए हैं और ये तस्वीरें आपको साझा करे हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक पूरी रणनीति के तहत उन्हें फंसा रही है और ये बुरी राजनीति, कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्योंकि लगातार उसे सत्ता चाहिए, उसे सुर्खियों में रहना है। तो इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर से फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल वो ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, कार्यालय में पहुंच चुके हैं जहां पर एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी। उज्जवल कुमार इसी पर जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उज्जवल, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? ऐसे सुनने में है कि अभी रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो कहीं ना कहीं ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। आज की जो बातचीत वहां पर होनी है, आज की जो पूछताछ होनी है। बिल्कुल, देखिए शीतल, रॉबर्ट वाड्रा जो है अब से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और आज भी जो है उनके साथ उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उनके साथ मौजूद हैं। और देखिए, लगातार आज तीसरा दिन है जब रॉबर्ट वाड्रा को जो है साल 2008 का जो उस समय में गुड़गांव कहा जाता था, शिकोपुर गांव है, उसके जमीन का मामला जो है वो कहीं ना कहीं लगातार टूट पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन के देखिए कार्रवाई में तकरीबन जो पूछताछ हुई ईडी की तरफ से 8 घंटे से ज्यादा जो है वो पूछताछ हुई है और तीसरे दिन भी जो है वो आज रॉबर्ट वाड्रा को जो है वो बुलाया गया। हालांकि इस पूरी जो उनसे पूछताछ हो रही है इसको वो बता रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत जो है वो किया जा रहा है। टारगेट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो गांधी परिवार को और रॉबर्ट वाड्रा को किया जा रहा है। लेकिन ये पूरा मामला देखिए मोटा जो है वो यही है कि साल 2008 में स्काईलाइट नाम जो है रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी थी जिसने तकरीबन देखिए 3.5 एकड़ के आसपास जो है वो जो जगह है वो ली थी और 7.5 करोड़ रुपए के आसपास में ये जमीन जो है वो खरीदी थी। और उस समय में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, तो वो भी कहीं ना कहीं ईडी के रिडार पर है। उनसे भी जो है ईडी ने उनको जो है वो आरोपी बनाया था और उनसे पूछताछ हुई थी। और गुरुग्राम में जब पुलिस ने 2018 में गुरुग्राम की पुलिस ने FIR दर्ज करी थी तो उनका भी इसमें नाम था। तो देखिए, स्काईलाइट जो कंपनी है उन्होंने जो है एक ओमकारेश्वर नाम के प्रॉपर्टी है डीलर से, उनसे जो है एक प्रॉपर्टी खरीदी थी शिकोपुर गांव में जी। और फिर देखिए इस प्रॉपर्टी जो खरीदी गई इसको तत्कालीन जो गुरुग्राम की सरकार थी, गुड़गांव की सरकार थी, हरियाणा की, लेकिन उज्जवल हम देख रहे हैं कि लगातार अगर हम यूपीए की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की खासतौर पर बात करें तो कहीं ना कहीं ढीली पड़ती नजर आ रही है। उन पर कई आरोप लग रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जहां पर हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर मामले दर्ज हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं और अब लैंडस्केप मामले में उन्हीं के जमाई राजा पर आरोप लग रहे हैं। वही दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लैंड घोटाला मामला है क्या। और देखिए जो है वो नेशनल हेराल्ड मामले में भी जो है वो ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है, जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर सोनिया गांधी को जो है वो मुख्य आरोपी नंबर 1 बनाया गया ईडी ने और मुख्य आरोपी नंबर 2 जो वो बनाया गया राहुल गांधी को बनाया गया। और इस मामले को लेकर जो है वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को जो है वो पहली सुनवाई होने वाली है। लेकिन उससे पहले देखिए जो है वो गांधी परिवार के जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा,
उनकी भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि देखिए 2008 का ये मामला है और रॉबर्ट वाड्रा अपनी तरफ से कह चुके हैं कि 23,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वो दे चुके हैं, लेकिन जो ईडी है वो ये कह रही है कि मुश्किल से देखिए 4 महीने में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो उनको फायदा है वो एकदम कैसे हो गया। क्योंकि जो उन्होंने जमीन खरीदी थी उस वक्त की जो सरकार है उन्होंने सोसाइटी बनाने के लिए उसको अप्रूव कर दी थी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने उसको सोसाइटी नहीं बनाई, उसको डीएलएफ को बेच दिया और उसमें वो फायदा कितना हुआ उनको, तकरीबन 50 करोड़ रुपए का, 58 करोड़ रुपए की वो जमीन जो है वो बिकी थी। उसके बाद 2012 में भी जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तो उसके बाद इस जमीन को जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया स्काईलाइट की तरफ से जो है वो डीएलएफ को। तो यानी पूरा जो ये मामला है वो यही है कि कैसे जो है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये जानकारी आपने दी। फिलहाल आज फिर से पूछताछ हो रही है और थोड़ी देर में ये पूछताछ शुरू होगी। पूछताछ तो जरूरी है, लेकिन पूछताछ के बाद अंतिम नतीजा, इसका परिणाम, हालांकि हेराल्ड केस आज का नहीं, बहुत पुराना मामला है, 2012 से शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक उसका अंतिम निष्कर्ष नहीं आया। वैसे भी विपक्ष का सवाल भी जायज है कि आखिर समय समय पर इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। बिहार से बड़ी खबर, बिहार में आज महागठबंधन की बैठक होनी है दोपहर 2 बजे के आसपास और सीएम चेहरे को लेकर बैठक में मंथन हो सकता है, ये संभव माना जा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी। एक बैठक दिल्ली के अंदर भी हुई थी, उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज के लिए बैठक होगी बिहार के अंदर और बिहार में ही इन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, आपको बता दें कि महागठबंधन में शामिल दलों की आज पटना में बैठक है और बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चाएं होंगी। सीटों के तालमेल समेत गठबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। बिहार की राजनीति पटना में 17 अप्रैल यानी कि आज जो बड़ा अलायंस है, इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी और इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि गठबंधन में शामिल पार्टियों की एक समन्वय समिति बनाई जाएगी और इसके बाद सामूहिक रणनीति के तहत चुनाव लड़ने की एक रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां पर एक तरफ इंडिया अलायंस मीटिंग्स का दौर जारी कर रही है और वहीं पर दूसरी तरफ जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है और आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है। मनीष हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं बिहार से, पटना से, उनसे जानेंगे। मनीष, लगातार अपडेट आप कर रहे हैं और इस खबर पर आपने नजर बनाए रखी है, पूरी राजनीति कैसे गर्मा चुकी है बिहार में, क्योंकि इसी साल अंत में कुछ ही महीने शेष बचे हैं जब असेंबली इलेक्शंस यानी कि विधानसभा चुनाव बिहार में होंगे। उससे ठीक पहले इंडिया अलायंस की और अन्य जो उनके सहयोगी दल है, घटक दल है, उनकी बैठक होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव को लेकर के अब सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और इसी की कड़ी में अभी इंडिया गठबंधन की आज बैठक पटना में होने वाली है और बैठक का प्रारंभ भी होने वाली है। इस बैठक में राजद, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी के भी प्रमुख और राष्ट्रीय रामविलास पासवान के बड़े भाई जो हैं उनकी पार्टी जो है वो भी बैठने वाले हैं इस बैठक में। बैठक में जो मूल रूप से मुद्दा होगा वो सीट शेयरिंग को लेकर होगा, जिसमें आरजेडी का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता ये साबित होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छी खासी सीट जीती थी और इसी को लेकर वो दावा करेंगे कि कम से कम 150 से ज्यादा सीटों पर वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मनीष, एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो राजनीति को जानने वाले लोग हैं, जो विश्लेषक हैं, वो ये लगातार कह रहे हैं कि इसमें कोई दोहराई नहीं कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के बड़े चेहरे के रूप में हो सकते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस जो है वो जानबूझकर इसमें देरी लगा रही है। सुनिए, सवाल सुनिए पूरा मनीष जी। मेरा सवाल है कि कांग्रेस जानबूझकर देरी लगा रही है, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस का एक दबदबा बना रहे, ताकि एक जो पकड़ है कांग्रेस की जो छूट गई है उसे फिर से दोबारा लाया जा सके। क्या वाकई में ऐसा है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के प्रमुख चेहरे होंगे, लेकिन कांग्रेस इसमें देरी लगा रही है ताकि देर तक कांग्रेस का एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स है सीट शेयरिंग को लेकर वो बना रहे? निश्चित तौर पर कांग्रेस का भी प्रयास यही है कि ये दबाव बनाया जाए और दबाव के आधार पर कुछ सीटों की जो संख्या है वो बिहार में चुनाव के लिए बढ़ाई जाए और इसी के आधार पर जो है कांग्रेस बार बार इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है कि तेजस्वी यादव दबाव में आए और जो कांग्रेस को सीट मिलती है उसकी संख्या में इजाफा कर सके कांग्रेस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ मनीष बिहार से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। बिहार में राजनीति गर्म है और एनडीए इंडिया गठबंधन के अंदर ही इस वक्त फिलहाल मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। सीएम का चेहरा कौन होगा, एनडीए में भी मंथन हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ही होंगे और साथ साथ
इंडिया गठबंधन में भी चर्चा तेज है। जरा आपको सीधे लिए चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधन कर रहे हैं देहरादून में। 1.25 करोड़ जनता इस अभिनंदन की हकदार है, क्योंकि उन्होंने ही हमें इतनी शक्ति दी है कि हम अपने कार्मिकों की भलाई के लिए काम कर सकें, उसके बारे में निर्णय ले सकें, सकारात्मक चीजों को आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, आज के इस आधुनिक युग में ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। ऊर्जा नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे तारों में बहने वाली ऊर्जा हो या मनुष्य के जीवन में बहने वाली ऊर्जा हो। जैसे अभी यहाँ से ये बिजली चली जाए तो सब कुछ ठप हो जाएगा कि नहीं होगा? हमारे जो कैमरे से बनाने वाले हैं ये भी ठप हो जाएंगे, इनका भी ठप हो जाएगा। इंटरनेट है, कई बार मैं देखता हूँ, यहाँ तो नहीं, लेकिन मीनाक्षी जी जहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, जब मैं गांव में होता हूँ तो बिजली चली जाती है तो वो इंटरनेट भी ठप हो जाता है, क्योंकि उससे वो जो ऊपर वो लगा रहता है ना, ट्रांसमीटर क्या होता है, नहीं छोटा वाला वो एंटीना जैसा, रिसीवर या वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो बंद हो जाता है, तो मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो जाता है और अनेक स्थानों पर फिर वाईफाई नहीं चलता है। तो क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना कि बिजली नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक बिजली पहुंचाना एक बहुत अपने आप में बहुत कठिन कार्य है, और मैं कहूँ कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक बार विद्युतीकरण करने के बाद भी अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कल रात में ही एकदम से अचानक तूफान आ गया, कितनी जगह पर बरसात के समय में परेशानी हो जाती है, सिल्ट आ जाती है ऊर्जा हमारे जल विद्युत निगम में, डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें खराब हो जाती हैं, कहीं पावर ट्रीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण से ट्रांसमिशन की लाइनें ठप हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार की चुनौतियों को हम सब लोग उसका सामना करते हैं, लेकिन फिर भी ऊर्जा निगम में आप सभी अधिकारी कर्मचारीगण, चाहे वो भीषण गर्मी या कपकपाती हुई ठंड या बारिश हो, बर्फबारी हो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रदेश की जो ऊर्जा व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं और लगातार आप सब प्रयास करते हैं। ऐसे में क्योंकि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आप सबके द्वारा जो लगातार प्रयास किया जाता है, लगातार प्रयत्न किया जाता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आप सबकी चिंता करें, आप सबके कल्याण की चिंता करें, क्योंकि ये पूरा हमारा एक परिवार है। प्रदेश की इकाई में हम सब रहते हैं और सबका दायित्व बनता है मिलजुल कर सबके कल्याण के लिए भी काम करें और सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें। इसलिए आप सभी की मांगों के अनुसार हमने न केवल समयवत वेतनमान की व्यवस्था लागू की, बल्कि नई भर्ती पर मिलने वाली इनिशियल इंक्रीमेंट की व्यवस्था को भी पुनः बहाल करने का कार्य किया है। जब हमने ये निर्णय लिए थे तो किसी पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा कि सरकार ये बिजली विभाग के कार्मिकों पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। स्वाभाविक सा प्रश्न था, तो मैंने उनसे कहा हमारे तीनों निगमों के जो कार्मिक हैं, वो धूप हो, बरसात हो, रात हो, दिन हो,
कोई भी चुनौती हो, अपनी चिंता किए बिना उत्तराखंड को रोशन रखने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, उस मेहनत का सम्मान है और उस पर उनके ऊपर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा ये निर्णय राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में जो हमारे काम करने वाले सभी लोग हैं, उनका मनोबल ऊंचा रखने के साथ साथ उन्हें और ज्यादा तेजी से काम करने के लिए आप सब ऊर्जा प्रदान करते हैं। थोड़ी ऊर्जा आप सबको भी उसमें से मिलेगी और लगातार ईमानदारी से अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए और आप सब प्रेरित होंगे। भाइयों बहनों, यूजेवीएनएल हमारे राज्य की ऊर्जा का स्रोत है, जो नदियों की धारा से विकास की धारा बनाता है और एक पुल वो रीढ़ है जो इस ऊर्जा को सुदूर पर्वतीय गांवों के हर कोने कोने तक पहुंचाता है और यूपीसीएल विश्वास की वो डोर है जो हर घर, हर गांव, हर उद्योग को। मंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, ऊर्जा संबोधित कर रहे थे और मुख्यमंत्री के समर्थन में आपने सुना कैसे जा रही थी और धन्यवाद किया जा रहा था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।